नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर आज आरएसएस और बीजेपी की बैठक होगी। उम्मीद की जा रही है कि आज की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी का ऐलान पीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और सुषमा स्वराज मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। वहीं इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आडवाणी और सुषमा स्वराज को मोदी के नाम पर मनाने की कोशिश भी की। दिल्ली में आडवाणी और सुषमा स्वराज के साथ मोहन भागवत की बैठक भी हुई, जिसके बाद माना जा रहा था कि आडवाणी और सुषमा स्वराज सहमत हो गए हैं, लेकिन आज की बैठक के बाद ही रुख साफ हो पाएगा। साल 2014 के आम चुनाव के बाद किसी भी भूमिका के लिए तैयार रहने के संकेत देते हुए पीएम ने कहा कि उन्हें राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने में खुशी होगी। सिंह ने यह भी कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल अगले लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही व्यक्ति होंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद लौट रहे प्रधानमंत्री ने एयर इंडिया के विशेष विमान में कहा कि मैंने हमेशा ही कहा है कि राहुल गांधी साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे सही उम्मीदवार होंगे। I have always maintained that Rahul Gandhi would be an ideal choice for the Prime Minister's position. G20 सम्मेलन में शिरकत करने के बाद सेंट पीटर्सबर्ग से लौटते वक्त प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो एक खुली किताब है और उन्हें संसद में कुछ भी छिपाने की इच्छा नहीं थी और न ही किसी को अपने आचरण पर नजर रखने से रोका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया है और उन्हें इस बात पर विश्वास है कि संसद चलने में कोई बाधा न हो। I have no desire to hide anything from Parliament, whether it is coal matter or other matters. नवाज शरीफ के साथ मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वो अंतिम फैसला लेने से पहले आतंक जैसे मसलों पर गौर करेंगे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से होने वाली मुलाकात पर कहा कि कुछ कठोर सच्चाइयों पर पहले वो गौर करेंगे। सिंह ने कहा कि वो सामान्य हालात में शरीफ से मुलाकात करके खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं जिन्होंने भारत पाक रिश्तों को आगे बढ़ाने के बारे में सही बातें कही हैं, लेकिन असल में कुछ कठोर सच्चाइयां हैं जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। I would be happy to meet with Prime Minister Nawaz Sharif, whom I respect, who has said the right things about how relations between our two countries. गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम के बयान पर करारा निशाना साधा। मोदी ने कहा कि क्या पीएम पहले से ही राहुल गांधी के नेतृत्व में काम नहीं कर रहे थे। मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 2014 के बाद राहुल के नेतृत्व में काम करने के तैयार वाले बयान पर प्रहार किया है। मनमोहन सिंह ने रूस से लौटते वक्त कहा कि राहुल गांधी अगले चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के तौर पर आदर्श उम्मीदवार होंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार शाम ट्विटर पर कहा कि प्रधानमंत्री अगले साल से राहुल गांधी के नेतृत्व में खुशी से काम करने की बात करते हैं, लेकिन क्या वो सालों से यही काम नहीं कर रहे थे। मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री एक बार फिर राष्ट्र को गुमराह कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नकली लाल किले से मोदी ने कांग्रेस और यूपीए सरकार पर जमकर प्रहार किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की विकास यात्रा की समाप्ति पर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में आयोजित रैली में मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत सरगुजा की धरती को नमस्कार कर किया। मोदी ने कहा कि जब अटल जी ने 3 राज्यों के गठन का फैसला किया था तो किसी को दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में आग लगा दी है। मोदी ने कहा कि जनता की पीड़ा कांग्रेस को नहीं दिखती। देश की जनता ने 10 साल में ऐसी सरकार देखी है जो अहंकार से भरी है। गरीब के बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की सरकार गरीबों की परिभाषा गढ़ने में लगी है। 10 सितंबर को अमरूदों का बाग में होने वाली नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर सियासत शुरू हो गई है। मोदी की सभा में मुसलमानों की बैठक की व्यवस्था की गई है। राजस्थान की बीजेपी इकाई ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों को मोदी की सभा में लाने की तैयारी में जुट गई है। अजमेर में भी दरगाह इलाके से करीब 1500 महिलाओं और पुरुषों को सभा में लाया जाएगा। वहीं सभा में मुसलमानों के लिए तय ड्रेस कोड और अलग से बैठने की जगह मुखल्लत भी शुरू हो गई है। हमारा जो क्षेत्र दरगाह क्षेत्र से मिनिमम 500 आदमी और अजमेर एरिया से कम 1,500-2 हजार मुस्लिम की आबादी को हम लेकर जाएं और उनकी जो सभा है उसको हम कामयाब बनाएं। वहीं दूसरी ओर अजमेर दरगाह के कुछ खादिमों ने अल्पसंख्यक मोर्चे की इस पहल पर कड़ा एतराज जताया है। पहले सुना मोदी जी ने इनकार किया मैं टोपी नहीं ओढ़ूंगा, आज इन्हीं की सभा में टोपी और बुरखे में लोग बुला रहे हैं, बड़ी अजीब सी बात लगती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार शरीफ में नवनिर्मित सर्किट हाउस का उद्घाटन किया, जिसके बाद उन्होंने सरदार पटेल मेमोरियल कॉलेज में 7 लाख की लागत से बनी सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण मोदी को नीतीश का जवाब माना जा रहा है। दरअसल हाल ही में मोदी ने कहा था कि गुजरात में सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जाएगी, जिसका लोहा नालंदा के किसानों से लिया जाएगा। लिहाजा नीतीश के इस कदम को मोदी को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि नीतीश ने इस मसले पर कुछ भी बोलने से इनकार किया।
अदालत ने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बम एक्सपर्ट अब्दुल करीम टुंडा को शनिवार को 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने टुंडा को चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अमित बंसल के सामने पेश किया और 10 दिनों के लिए हिरासत की मांग की। जांच एजेंसियों ने कहा कि उसे उन विस्फोटों के सोर्स का पता लगाना है जो 37 बम विस्फोटों के सिलसिले में 1998 में गिरफ्तार कई पाकिस्तानी नागरिकों को मुहैया कराए गए थे। पुलिस ने अदालत को बताया कि 1997 में दिल्ली और इसके आसपास बम विस्फोट किए गए थे और उन पर 20 मामले दर्ज किए गए थे। टुंडा को रिमांड दिए जाने की मांग करते हुए स्पेशल सेल ने कहा कि आरोपी उत्तर प्रदेश के पिलखुआ का रहने वाला है, जहां से एक्सप्लोसिव की बरामदगी की गई थी। उससे इस संबंध में और पूछताछ करने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि जल्द ही दाऊद इब्राहिम को भारत लाया जाएगा। अमेरिका दाऊद इब्राहिम को आतंकी ऐलान कर चुका है और वो हमेशा चाहते हैं कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे। शिंदे ने एजेंसी दाऊद पर काम कर रही है। साथ ही FBI को बता दिया गया है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है, लिहाजा दाऊद को पकड़ने के लिए हमें एक होना चाहिए। शिंदे ने कहा कि यासीन को पकड़कर हमने एक कदम पार कर लिया है और दूसरा कदम शुरू हो चुका है। हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो पाकिस्तान में है कहीं न कहीं। तो पाकिस्तान सरकार हमारे हवाले कर दे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज व्यवस्था परिवर्तन रैली निकाली जाएगी। ये रैली सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ निकाली जाएगी। रैली के समर्थकों का कहना है कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है और देश के हर सेक्टर में पतन देखा जा रहा है। रुपया गिर रहा है, सरकार कानून व्यवस्था के स्तर पर फेल हुई है, साथ ही देश में गरीबी और बेरोजगारी का आलम है। रैली के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है, कालाधन और भ्रष्टाचार का आलम हर तरफ है, जिसका विरोध करने के लिए जंतर मंतर पर व्यवस्था परिवर्तन रैली का आयोजन किया जा रहा है। सरकार आम आदमी के प्रति असंवेदनशील हो गई है, जिसका विरोध ही जंतर मंतर पर होगा। नारायण साईं का एक वीडियो न्यूज 24 के हाथ लगा है। ये वीडियो 14 साल पुराना है, जिसमें वो एक लड़की की मांग में सिंदूर भरते दिख रहे हैं। पता चला है कि ये लड़की लंदन की रहने वाली थी। आसाराम के सपूत नारायण साईं पर आरोप है कि वो इस लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ लंदन से हिंदुस्तान ले आए थे और शादी की तैयारी में थे, लेकिन ऐन वक्त पर लड़की के परिवार वालों के विरोध के बाद ये प्लान धरा का धरा रह गया। बताया जा रहा है कि लड़की से शादी करने का नारायण साईं का प्लान पूरा तो नहीं हो सका, लेकिन इस लड़की को अपना बनाने की इनकी हसरत खत्म नहीं हुई। अपने इसी एजेंडे के तहत नारायण साईं ने इस लड़की की शादी अपने एक चेले से करा दी, लेकिन शादी के मंडप में पहुंचकर इसके माथे पे सिंदूर खुद लगा दिया। पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों से परेशान दिल्ली और NCR के लोगों के लिए एक बुरी खबर है। सस्ते ईंधन के विकल्प CNG के दामों में 3 रुपए 70 पैसे की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ी हुई कीमतें आज आधी रात से लागू हो गई। इसके पहले 25 जून को CNG के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। CNG के साथ साथ PNG यानी प्रोसेस नेचुरल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी। IGL के मुताबिक 31 मार्च 2013 तक दिल्ली में CNG चलने वाली गाड़ियों की संख्या 6,48,000 से ज्यादा है। इसमें 4,20,000 गाड़ियाँ प्राइवेट है। जाहिर है कीमत बढ़ने के साथ लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। NCR में CNG के दाम अब 41 रुपए 90 पैसे से बढ़कर 45 रुपए 60 पैसे हो गया है। गणपति पूजा में अप्रिय घटना से बचने के लिए मुंबई पुलिस ने तगड़ा बंदोबस्त किया है। महानगर के हर संवेदनशील ठिकानों और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर होगी। मुंबई समेत राज्य पुलिस बल के साथ ही अतिरिक्त टुकड़ी की मदद ली जाएगी। गणेशोत्सव में पुलिस को खुफिया एजेंसी से अलर्ट नहीं मिला है, लेकिन मुंबई पुलिस कोई खतरा मोलना नहीं चाहती। वहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुंबई पुलिस ने गणपति मंडल के साथ बैठक की ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही शिल्पा शेट्टी ने भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की। महिलाओं को थोड़ा सा और स्ट्रांग होना चाहिए, छुरी लेके चलो। मुजफ्फरनगर में 2 गुटों के बीच हुई झड़प में एक पत्रकार और फोटोग्राफर की भी मौत हो गई। सूबे के AD लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार ने कहा कि झड़प में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। अरुण के मुताबिक जिले में हालात बेहद तनावपूर्ण है और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालत काबू करने के लिए 5 कंपनी PAC और 5 RAF तैनात की गई है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मारे गए पत्रकार के परिवार को 15 लाख और झड़प में मारे गए लोगों को परिवार को 10 लाख रूपए देने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम करेगी। जो माहौल को खराब करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली के यमुनानगर में देर रात कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक महिला के घर में दाखिल होकर उसके मकान पर कब्जा करना शुरू किया। जबरन घर में दाखिल होकर दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। महिला घर में अकेली थी और उसने इस मामले की सूचना तुरंत अपने बेटे को दी, लेकिन जब बेटा घर पहुंचा तो बदमाशों ने उसे बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल ललिता के बेटे को ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया। लेकिन बदमाश इस कदर बेखौफ थे कि घर के अंदर करीब 3 फीट की दीवार खड़ी कर दी। मामले की सूचना पर पुलिस जब पहुंची तो सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले में DSP के दखल के बाद अवैध दीवार को गिराई गई। मामले में थाना प्रभारी संदीप कुमार और चौकी इंचार्ज ऋषिपाल को लाइन हाजिर कर दिया गया है।
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद की सत्ता में फिर वापसी हो सकती है। मालदीव के दूसरे बहुदलीय राष्ट्रपति चुनाव में 45% मत हासिल करके नशीद ने बढ़त बना ली है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए देश के पहले राष्ट्रपति और पिछले साल फरवरी में इस्तीफा देने वाले नशीद के बाद दूसरे स्थान पर मौजूद अब्दुल्ला यामीन को 25% मत मिले हैं। गयूम शासन का अंत होने के बाद 2008 में पहली बार हुए चुनाव में जनता ने नशीद को राष्ट्रपति चुना था। नशीद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के बाद पिछले साल फरवरी को इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति मोहम्मद वहीद ने पद संभाला था। नशीद ने इसे तख्तापलट करार दिया था। राजधानी इस्तांबुल को पीछे छोड़ जापान की राजधानी टोक्यो को 2020 ओलंपिक की मेजबानी मिल गई है। एक दूसरा दावेदार मैड्रिड पहले चरण की वोटिंग के बाद ही दौड़ से बाहर हो गया था। टोक्यो को मेजबानी मिलने के बाद ही जापान में जश्न शुरू हो गया। बता दें कि ये दूसरा मौका है जब टोक्यो को ओलंपिक की मेजबानी का मौका मिलेगा। इससे पहले 1964 में टोक्यो ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। इसके अलावा जापान को 2 बार 1972 में सप्पोरो और 1998 में नगानो में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का मौका भी मिल चुका है। 2016 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी रियो डी जेनेरो को मिली थी। उस समय इस दौड़ में तीसरे स्थान पर रहने वाला टोक्यो इस बार 2020 ओलंपिक के प्रमुख दावेदार में शामिल था।